दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं संगम लिटरेचर के बारे में। तो हम चलिए पढ़ते हैं संगम लिटरेचर और संगम एज के बारे में। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि ये संगम लिटरेचर और ये जो संगम एज है वो साउथ इंडिया में से बिलोंग करता है, वो भी एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट है। तो हम देखते हैं कि ये संगम नाम क्यों दिया गया है। ठीक है, तो सब कुछ देखेंगे। तो देखिए दोस्तों कि ये नाम दिया गया है अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर के द्वारा। ठीक है, ये डेटेड जो संगम एज जो था वो 400 BC से 300 CE के दौरान पाया जाता था। जो मोस्ट ऑफ द वर्क, जो भी अधिकतर वर्क है जो किया गया है वो 100 CE से 100 CE से 250 CE तक किया गया था। ये जो वर्ड संगम, इसका मतलब है कि एसोसिएशन, ठीक है, कि मिलन। तो ये बताता है कि तमिल पोएट जो यहाँ आते थे एंशियंट सदर्न इंडिया में, वो फ्लोरिश किया गया। ठीक है, तो जो तमिल सिद्धार अगस्त्यर ट्रेडिशनली जो है बिलीव करते थे चेयर्ड फर्स्ट तमिल संगम मदुराई में किया गया था अगस्त्य के द्वारा। ये पीरियड को कहा जाता है संगम पीरियड। तो संगम लिटरेचर बहुत पॉपुलर था अमंग द मासेस उस समय के व्यक्तियों के बीच में। ये कलेक्शन ऑफ बहुत सारे वर्क का कलेक्शन था, जैसे कि 2381 पोएम्स और एट्रीब्यूटेबल 473 पोएट्स इसमें भाग लिए थे। और ये पीरियड कंपोजिशन जो हुआ था वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पटेनी मेल कनकू एंड पटीनेकी कनकू। ये फॉर्मर जो रेफर किया गया था कि कंपोज किया गया था इसको 200 BC से 100 BC के बीच में, और इसे कंसिडर किया गया था कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल पोएट्री है। इसको बाद में इंक्लूड कर लिया गया कि ये 100 AD से 500 AD के बीच में बना है। और ये कलेक्शन है 18 पोएट्री वर्क का, और इसमें 18 पटेनिकू कनकू का है और कुराल, थिरुकुरल, नलदियर, पलमोली एसेट्रा, और कंपोज किया गया था इंपीरियल पल्लवास के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे कि ये मेनली बेस्ड था कॉन्टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन पे। और जो इसका लिटरेचर था 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला था अहम इनर एंड द पुरम आउटर। जो पहला फॉर्मर जो डील करता था वो एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन और ह्यूमन एस्पेक्ट से डील करता था, जैसे कि लव, सेक्सुअल रिलेशन एटसेट्रा से डील करता था। और जबकि दूसरा जो था, जो लेटर जो है वो डील करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस, जैसे कि हीरोइज्म, सोशल लाइफ से। और आप देख सकते हैं कि जो एक्सटेंट संगम लिटरेचर था वो क्लोज 30,000 लाइन्स ऑफ पोएट्री था। वो जो अरेंज किया गया था पोएट्री को, 30,000 लाइन पोएट्री को अरेंज किया गया था 8 एंथोलॉजीज में, जिसे इटुकोए भी बोला जाता है। इसे फर्दर सब डिवाइडेड भी किया गया था। आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के। तो देख सकते हैं कि तोलाकपियम जो कि कंसीडर किया गया था फाउंटेन ऑफ ये सब लिटरेरी कन्वेंशन का, जो कि तमिल लिटरेचर है। ये वर्क इट इज अ वर्क ऑन, ये वर्क किया गया था तमिल ग्रामर और लिटरेरी ट्रेडिशन के साथ और सोशियोलॉजी के साथ। ये अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क कहा गया है। ये डेटेड है 4th और 5th सेंचुरी के बीच में। ये कंटेन करता है सूत्रास जो इलेबोरेट करते हैं एक्सटेंसिव रेंज में। और ये वर्क करता है सिमेटिक एंड डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और ईच सेक्शन कंसिस्टिंग, ये हर सेक्शन कंसिस्ट करता है 9 एयाल्स सब चैप्टर। एयाल्स IYALS, एयाल्स को सब चैप्टर्स बोलते हैं। और ये कंटेन करता है 1612 सूत्रास। एस्पेक्ट क्या है सचेस, ये इसका क्या है कि ऑर्थोग्राफी है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, सोशल प्रैक्टिसेस है, ह्यूमन साइकोलॉजी है एक्सेट्रा, ये सब इसका ऑर्थोग्राफी है। ये एस्पेक्ट जो इसमें पाया गया था। और ये रिलेटेड है एपिक और ड्रामेटिक लिटरेचर से और डिस्क्राइब किया गया था डिटेल में।
तो संगम एज में विटनेस किया गया था कंपोजिशन ऑफ सेवरल एंथोलॉजीज, द इंसिस्टेंस ऑफ वेरियस किंग्स। अधिकतर एंथोलॉजीज का पीरियड ऑफ इन्वोकेटरी स्टैंजाज प्रीफिक्स्ड बाय पेरुन देवनर जो कि किया गया था। अहानुरु जो कि कंपाइल्ड किया था रुद्र शर्मन को। अंगुरु नुरु जो कंपोज किया था गुदालुर मार को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया पट्टू पट्टू 10 एडियल्स और जो कि कंस्टिट्यूट किया गया अनदर मेजर कलेक्शन संगम वर्क का। ये सब लॉन्गर पोएम्स है जो कि मृु गरु पढ़ाए कंपोज्ड बाई जो कि नकी रर के द्वारा किया गया है और स्टिल रिवर्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड मुरुगन। अभी भी उसको रिवर्ड किया जाता है जो डिवोटीज हैं लॉर्ड मुरुगन का। और अदर वर्क है जैसे कि सिरु परु नोरपड़ाई और बहुत सारा आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोके। और ये शिला पडिक्रम एंड मनी मिकलाय जो कि प्रोमिनेंट एपिक्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये फॉर्मर ये रिटर्न किया गया था, ये लिखा गया था इलांगो अडिगल और बाद में लिखा गया सतनर के द्वारा। और ये शिल पडिक्रम जो है स्टोरी ऑफ अनक्लेड है, ठीक है। ये कंटेन करता है रेफरेंस टू द सेलोनीज किंग गजबाहू और जो कि प्रेजेंट ऑन द ओकेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ टेम्पल टू कनगी बाई सेरा सेंगुटवन। जो ये मनी के मेला जो था वो स्टोरी ऑफ मनी के मेला है जो कि कंटेन करता है फाइन पोएट्री जो कि लिखा गया है ग्रैंड स्टाइल में और जो कि बोला जाता है, ये जाना जाता है ड्रामेटिक एलिमेंट। और ये स्टोरी ऑफ मनी के मेलाई है और जो कि डॉटर ऑफ कोयलन है और जो मर्चेंट ऑफ पुहार और हीरो ऑफ शिलपदिक्रम। और ये वर्क किया गया है मेंशन एक्सेलेंस। नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये पोस्ट संगम वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ द पोस्ट संगम एज वर्क हैड आल्सो बीन रिटन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अहम एंड पूरम। तो ये जो नलद्यार है जो रिटन है नलत्यार और इट्स थीम है इसका ट्रांजिएंट नेचर लाइफ एंड यूथ इंस्पायर्ड हुआ है लाइफ एंड वर्क ऑफ वेरियस जैन मॉन्क्स। और ये इनियाई नरोपतु है जो कि वर्क है एथिक्स और कंटेन करता है सम सजेशन सच सीकिंग ऑफ एडवाइस ऑफ लर्नड पर्सन नॉट सीकिंग अदर पर्सन स्पोज एक्सेट्रा। और ये तीसरा है पॉइंट है कि ये अनदर वर्क भी एथिक्स कंटेन करता है जैसे कि एथिक्स इन नरपतु जो कि बात करता है अवॉइडिंग टेम्पलेटेशन और वेल्थ ऑफ अ मेजर फ्लावर विथ फ्रेगनेंस और ब्यूटीफुल बट डिस्प्लॉयड स्पोज एक्सेट्रा के बारे में। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि सोशल लाइफ क्या था संगम एज के दौरान। तो संगम जो लिटरेरी बताता है कि डू नॉट प्रोवाइड एन एक्यूरेट अकाउंट। संगम लिटरेचर नहीं बता सक रहा है कि संगम एज के दौरान क्या लाइफस्टाइल था और पॉलिटिकल हिस्ट्री था। दे कंटेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इकोनॉमिक और सोशल लाइफ पे कंटेन करता है। अर्ली तमिल सोसाइटी में सच एस वुमेन वेर ट्रीटेड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट और चेस्टिटी विथ द हायर वर्च्यू और द चॉइस ऑफ चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर वुमेन्स के लिए मेंशन किया गया है अगनारू में। और अय्यर वाज अ फेमस फीमेल पोएट ऑफ दोज टाइम्स। और सेवरल रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस किया गया है जैसे कि परमिटिंग देम टू रिमैरी और इनहेरिट प्रॉपर्टी और जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ सती अमंग द रॉयल फैमिली। सती भी उस समय प्रैक्टिस किया जाता था रॉयल फैमिली के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग दोस्तों कि संगम लिटरेचर से रिलेटेड कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे कि आ जाएगा द रूलाइट इन द संगम एज वाज कॉल्ड, ठीक है। ये सब रेलवे एग्जाम ये सब में आ सकता है। अरसर जिसको बोलते हैं। और द कैप्टन्स ऑफ आर्मी वेर इन्वेस्टेड विद द टाइटल ऑफ इनडियट ऑफ
formal ceremony. Rich peasants were called what? Valalals. Agricultural operations were generally carried on by the members of the lowest class called Kadaisier, whose status was almost like that of the slaves. फिर लैंड टैक्स वाज कॉल्ड, क्या बोला जाता था? कराई. फिर वाज द चीफ क्रॉप ऑफ द संगम इज दैट इज राइस. सो these types of question can be asked in reference competition exam related to संगम लिटरेचर. सो और आप देख सकते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन है कि द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग हीरो स्टोन्स इन ऑनर ऑफ द हीरोज हु डाइड फाइटिंग फॉर किंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विराकल. विराकल उसे बोला जाता था जो कि अपने किंग्स के लिए लड़ते थे और मर जाते थे कोई भी बैटल में. और ये जो द चीफ ऑफ लोकल गॉड वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ द हिली रीजन वाज मुरुगन, जिसको मुरुगन बोलते हैं. द चीफ जो कि वर्शिप किया जाता था पीपल ऑफ हिली रीजन के द्वारा. हु केम टू बी सुब्रमण्य इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स. तो और भी क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे और इसे नोट कर सकते हैं. अगर आपको नोट करना है, नोट्स बनाना है एमसीक्यू टाइप्स, कैसे कि जैसे कि संगम लिटरेचर से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देख सकते हैं. मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपने वीडियो के नीचे.
चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो संगम लिटरेचर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मेंस में, तो आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड पॉइंट है, संगम लिटरेचर गिव्स इकोनॉमिक पिक्चर। क्वेश्चन आस्क हुआ था मेंस में कि संगम लिटरेचर, संगम एज पॉलिटिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द इकोनॉमिक एंड द सोशल वर्क ऑफ दैट संगम इज इम्पोर्टेंट। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे पॉज करके वीडियो को। दोस्तों हम देखने जा रहे हैं संगम एज के बारे में कि मैंने जैसे बताया कि 3rd सेंचुरी में ये संत संगम एज था, जो कि 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक रूल हुआ है साउथ इंडिया में, जो कि कृष्णा तुंगभद्र रिवर के जो साउथ में पाया जाता है। वो तीनों डायनेस्टी इसी के आसपास थे, जो कि संगम पीरियड बोला जाता है। ये संगम एकेडमिक हेल्ड ड्यूरिंग पीरियड फ्लोरिस्ट द रॉयल्स। ये जो संगम एमिनेंट स्कॉलर जो थे, जो असेंबल हुए थे, वो फंक्शन करते थे बोर्ड ऑफ सेंसर और द चॉइस्ड लिटरेचर एंड रेंडर्ड इन द नेचर ऑफ एंथोलॉजीज। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लिटरेरी वर्क जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन थे, द्रविडियन लिटरेचर, ये सब उस समय बहुत फेमस थे। तो जैसे कि तमिल के अनुसार जो लेजेंड्स थे वो 3 संगम्स थे, एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स, जो कि एंशियंट साउथ इंडिया थे और पॉपुलरली कॉल्ड, उन्हें बोला जाता था मुछंगम। आप देख सकते हैं कि जो पहला संगम था वो भी मदुरई में हेल्ड हुआ था और बहुत सारे ये अटेंड किया था गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस के द्वारा। और कोई भी लिटरेरी वर्क नहीं है उस संगम से रिलेटेड। और जो सेकेंड संगम हुआ था वो कपादापुरम में हुआ था और उसका तोल्कापियम सर्वाइव लिटरेचर है उसके लिए। और जो थर्ड संगम हुआ था वो मदुरई में ही हुआ था और उसका भी कुछ तमिल लिटरेरी वर्क जो कि अभी सरवाइव किया हुआ है और उसका यूजफुल सोर्सेस भी है टू रिकंस्ट्रक्ट, जो हम जिससे कि हिस्ट्री के लिए और संगम पीरियड का रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो
हम देखेंगे कि संगम लिटरेचर के बारे में। तो इसका भी मैंने पहले ही बता चुका था कि ये जो दो एपिक इसका था, जो कि शिलपतिकरम जो कि लिखा गया था इलांगो एडिकल के द्वारा, और मनी मेघालय के द्वारा लिखा गया था सीतालाई सतनाथ। और ये जो प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल डिटेल्स प्रोवाइड करता है संगम सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में। और अदर सोर्स से जो पाया गया था वो है जैसे कि ग्रीक ऑथर मेगास्थनीस के स्ट्रैबो, प्लिनी, पटोलोमी, जो कि मेंशन किए थे अपने ये नोट में कि कमर्शियल ट्रेड कॉन्टेक्स्ट कैसा था वेस्ट और साउथ इंडिया के बीच में। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन के द्वारा ये पता लगता है संगम एज के बारे में अबाउट मेंशन किया गया है अशोका इंस्क्रिप्शन में कि चेरा, चोला और पांड्या रूलर्स क्या रोल था उस समय साउथ में, साउथ ऑफ मौर्यन एम्पायर में। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खरवेला ऑफ कलिंगा में है, मेंशन्ड है उसमें तमिल किंगडम के बारे में। दोस्तों हम एक एक करके बात करेंगे चेरास, चोलास और पांड्यास के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि चेरा जो है कंट्रोल किया गया था सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला और कोंगो रीजन ऑफ तमिलनाडु में। और वंजी उसका कैपिटल था, पोर्ट था वेस्ट कोस्ट और मुसीरी और तोंडी जो कि कंट्रोल किया गया। और द एम्बलम ऑफ चेरा था बो और एरो। और पुगालुर इंस्क्रिप्शन जो था फर्स्ट सेंचुरी में, वो रेफरेंस था 3 जनरेशन का चेरा रूलर का। और जो चेरा जो इम्पोर्टेंस था वो ट्रेड और रोमन्स में दे आल्सो, और वो बिल्ड किए थे कि अगस्तस के लिए। और ये ग्रेटेस्ट रूलर थे चेरास जो सेंगुतुन थे, और ये रेड चेरा और गोड चेरा वो बिलोंग करते थे 2nd सेंचुरी से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये वीडियो जो कि चेरा से रिलेटेड है। तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को संगम एज से रिलेटेड ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, स्टोरीज है, तो आप वीडियो के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं The Cheras. The lands south of the modern empire, which included the Malabar coast, Karur, Coimbatore and Salem districts in South India, were all part of the Chera kingdom. The Chera capital was Tiruvanchikulam. Udayan Cheralatan, the first Chera king, is accredited with founding the dynasty. Udayan's son, Imayavaramban Nedun Cheralatan, through his grit and determination, was responsible for making the Cheras one of the most powerful kingdoms in the south. He ruled for 58 years and won multiple battles and wars, the most famous of which was against his sworn enemies, the Kadambas of Banasvi. Imayavaramban not only extended his kingdom, he also supported the local arts, culture and literature during his reign. With strong overseas links with places like Rome, the kingdom prospered immensely. The trade consisted mainly of spices, ivory and sandalwood. This period of success was followed by the Kalabras overthrowing the Cheras. The Cheras, however, overthrew the Kalabras, and the second Chera empire was founded with Mahodyapuram as their capital.
और ये कोर एरिया ऑफ जो रूल During था this वो time कावेरी of डेल्टा Sthanu के Ravivarman, पास ही था और trade flourished इसे with बाद में कहा गया China चोला and मंडलम Kerala और amongst उसका other कैपिटल था places, पुरैयूर and जो there was नियर peace तिरुचिरापल्ली between them था and the और Cholas. पुहार इसे बोला गया और However, कावेरी with पट्टिनम Sthanu's उसे बोला death, गया the वाजन और relationship इसका between the अल्टरनेटिव Cheras रॉयल and रेसिडेंस था Cholas और ये turned चीफ sour. पोर्ट टाउन After the था death और of Ravi टाइगर Varma इनका Kulasekara, एम्बलम the था last king, और the चोला जो Chera मेंटेन किया empire करते थे अपसेंट disintegrated नेवी को भी and the Cholas और took किंग over. करिकला जो थे फेमस किंग था संगम चोला का। तो दोस्तों आप चोला एम्पायर से रिलेटेड ये वीडियो देख सकते हैं, तो जिससे कि आपका इमेजिनेशन भी माइंड में हो जाएगा इस चोला से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। The Chola Empire. The Chola dynasty is believed to have originated from the fertile valley of the river Kaveri. By the turn of the 18th century, there were three prominent kingdoms of the south: the Cheras, the Pandyas, and the Cholas, who were considered to be the most powerful of the three. The year 985 saw one of the greatest kings of southern India ascend the throne. Rajaraja Chola I, also known as Rajaraja the Great, who defeated the eastern Chalukyas of Vengai, the Pandyas of Madurai, and the Gangas of Mysore. His campaign of expansion included the capture of Sri Lanka, which remained under the Chola rule for 75 years. He also conquered the islands of the Maldives and even sent missions to Indonesia. Being an able administrator and a great lover of architecture, he commissioned the building of the magnificent temple of Tanjore. The temple is named Rajarajeshwar after him. Rajendra Chola, the heir and son of Rajaraja Chola I, took over the kingdom after his father's death and was an able ruler just like him. His greatest achievement included the conquest of the Andaman and Nicobar Islands. He conquered lands right up to the banks of the river Ganga. From the holy river, he collected the sacred water in golden pots and poured it into a tank he called Chola Ganga. He then adopted the title of Gangaikonda, which means victor of the Ganga. The period under his reign came to be known as the Golden Age of the Cholas. Art, music, dance, poetry, drama, sculpture, painting, philosophy, and religion all reached new heights. Temples were the center of all activities, where the courtyard served as a school for students who were taught ancient Vedas and scriptures. It was also built to be used as a shelter by people in case of an emergency. The Cholas continued to lay much emphasis on architecture. Magnificent temples were built. The Brihadishwara temple at Tanjore is a prime example. Another famed art form of the time were the carved bronze statues. The Nataraja and the Ardhanarishwara are famous examples of this art form. The eastern Chalukyas and the Cholas had intermarried through the generations, and thus a new clan was born. Rajendra Chola's daughter was married to the Chalukya prince Vimaladitya. One of the Chalukya Chola rulers was Rajendra II, an eastern Chalukyan prince who called himself Kulotunga, or Star of the Dynasty. Under his rule, Sri Lanka gained independence from the Chola rule. His reign was of peace and prosperity. Trade with Southeast Asia aroused, with many diplomatic missions sent to China.
Around the year 1118, however, the Chalukya Chola rulers lost control of Vengai to the western Chalukya king Vikramaditya VI. The future Chola kings all faced trouble in one way or the other. They were constantly assaulted. By the 13th century, the Pandyan monarchs were gaining strength. The Chola Empire shrank to the region around Tanjore and soon came to an end when the last Chola king, Rajaraja III, died. सिटी जिसका नाम पुहार था वो आइडेंटिकल था कावेरी पट्टिनम का, और ये कंस्ट्रक्ट किया गया था 160 किलोमीटर एम्बैंकमेंट में कावेरी रिवर के बगल में। तो हम पांड्यास के बारे में देखेंगे दोस्तों कि ये पांड्यास जो थे वो रूल किया करते थे मदुराई से, और कोरकाई उनका मेन पोर्ट था। जो लोकेशन था उनको पोर्ट का वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ थमर पानी में था, जो कि बे ऑफ बंगाल में था। जो भी फेमस था वो पर्ल फिशरी और चैंक डाइविंग के लिए फेमस था, और उनका एम्बलम था फिश पांड्यास किंगडम का। और ये पेट्रोनाइज करके रखे थे तमिल संगम्स और फैसिलिटेट करते थे कंपाइलेशन ऑफ संगम पोएम्स का। और ये रूलर्स जो थे वो मतलब रखते थे रेगुलर आर्मी को, और ट्रेड इनके यहाँ प्रॉस्पर हुआ था। पर्ल्स का बहुत फेमस था ट्रेड, और सती कास्ट आइडल भी प्रैक्टिस किया जाता था, वर्शिप किया जाता था कॉमन विडोज का, और ट्रीटेड बैडली विडोज को बहुत मतलब बुरा ट्रीट किया जाता था। आइडल वर्शिप को यहाँ पूजा किया जाता था, और ये अडॉप्ट करते थे वैदिक रिलीजन को, और सेक्रीफाइस देते थे ब्राह्मण प्रिस्ट, सेक्रीफाइस दिया जाता था ब्राह्मण प्रिस्ट के द्वारा। और ये पावर डिक्लाइन हुआ इनका इन्वेजन ऑफ ट्राइब कॉल्ड कालाभ्राज। तो पांड्या किंगडम का डिक्लाइन हुआ जब इन्वेजन हुआ कालाभ्राज ट्राइब का, तो तब, और संगम इसके बारे में ये डायनोस्टी लूज हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये संगम पल्लवा किंगडम्स पांड्याज से रिलेटेड ये वीडियो। The Pandyas. One of the three ancient kingdoms in the south of India was the Pandyan kingdom, who ruled over Tamil Nadu until the end of the 15th century. Korkai was their capital, but then the capital was moved to Madurai. The Pandyas expanded their kingdom and controlled the districts which are known as Madurai and Tirunelveli. Tamil Nadu was divided between the Pallavas and the Pandyas. The Pandyan Empire was established by the Emperor Kadungan in the 6th century. The Pandyas excelled in trading through the seas from Dhanushkodi and Poompuhar, which spread as far as Rome and Greece, all the way up to China, Malaysia and Maldives. The Pandyas produced the finest pearls along the South Indian coast. The Pandyan kingdom was often subdued during clashes with the Pallavas and the Cholas. This happened because as their kingdom expanded, their neighbors, feeling threatened by them, attacked. Several Pandyan kings helped in the revival of the Pandyas, but it was Mahavarman Kulasekara who led this revival. After his death, his two sons, Sundara and Veera, fought against each other for the throne. The Delhi Sultanate took advantage and raided the kingdom, which ended the Pandyan rule. यही थे बॉडी ऑफ ऑफिशियल जिसे असिस्ट किंग को असिस्ट करते थे। और जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था दोस्तों ये एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज था, रेगुलर आर्मी भी इनके पास था ईच रूलर के पास, और जो चीफ सोर्स था स्टेट्स इनकम का वो लैंड रेवेन्यू था, और वाइल कस्टम ड्यूटी इम्पोज ऑन फॉरेन ट्रेड। उस समय भी ट्रेड हुआ करता था
और उस समय भी कस्टम ड्यूटी लगा करता था ट्रेड में। और ये मेजर सोर्स जो था रॉयल ट्रेजरी का, वो बूटी कैप्चर्ड हुआ करता था इन वार्स। और जो दो रोड्स और हाईवेज तो जो मेंटेन्ड और गार्डेड किया जाता था और रोबरी और स्मगलिंग से बचाने के लिए। तो हम देखेंगे संगम सोसाइटी कैसा था। तो तोलाकपियम बताता है कि 5 फोल्ड डिवीजन ऑफ लैंड्स था। कुरिंजी हिली ट्रैक्स थे, मुलाई जो पेस्टोरल लैंड थे, मरुडम जो थे एग्रीकल्चर लैंड थे, नेडल जो कोस्टल लैंड और पलाई जो डेजर्ट। तोलाकपियम जो रेफर करता है कि 4 कास्ट हुआ करता था, नेमली अरसर, रूलिंग क्लास, एंथनर, वनीगर कैरिड जो कि ट्रेड और कॉमर्स करता था, वनीगर कैरी करता था, और एंड वेलालार जो कि एग्रीकल्चरल्स थे। और ये एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स जैसे कि थोड़ास, इरुलस, नागाज, वेदार इस पीरियड में रहा करते थे। तो हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ वुमेन क्या था उस समय संगम एज के दौरान। तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि संगम लिटरेचर की अंडरस्टैंड जो बताता है कि पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज। तो वुमेन को रिस्पेक्ट किया जाता था उस समय संगम एज के दौरान, और अलाउड वो लोग थे कि इंटेलेक्चुअल जैसे कि परसिस्ट हो गया, और बहुत सारे पोएट जैसे कि कवि भी थे, और अवायर जैसे हो गए, नचेलियार हो गया, और ककाई पडिनियार हो गए, जो कि उस समय फ्लोरिस्ट हुआ करते थे और तमिल लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन किए। जो भी वुमेन जो अलाउड थे चूज करने के लिए अपना लाइफ पार्टनर, बट मतलब विडोज के लिए भी कंडीशन मिजरेबल था दोस्तों, दयनीय था। और ये मेंशन किया करता है सती भी प्रैक्टिस हुआ करता था उस समय। तब हम रिलीजन देखेंगे कि संगम एज में रिलीजन का क्या रोल था। तो बहुत जैसे प्राइमरी डेटी जो थे वो संगम पीरियड में वो मुरुगन थे, वो तमिल गॉड थे। तो मुरुगन का वर्शिप किया जाता था, और उसका ओरिजिन फेस्टिवल रिलेटिंग टू गॉड मुरुगन वाज मेंशन्ड इन द, जो भी फेस्टिवल मुरुगन गॉड से रिलेटेड था वो संगम लिटरेचर में मेंशन्ड है। और मुरुगन जो ऑनर उन्हें था 6 एबोडेस, जिसको बोला जाता था अरु पढ़ाई विडू। और अदर जो भी गॉड्स थे वर्शिप्ड ड्यूरिंग, जो भी किया जाता था संगम पीरियड में, जो भी अदर भगवान थे मुरुगन के अलावा, वो मेयन थे विष्णु, वेंदन जिसको इंद्रन बोलते हैं, और वरुणन एंड कोरवल। तो हीरो स्टोन और नाडू काल वर्शिप जो किया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो संगम पीरियड के दौरान, जो कि इरेक्टेड थे मेमोरी ऑफ ब्रेवरी सोन बाय द वॉरियर्स इन द बैटल। हीरो स्टोन जो कि दिखाता था ब्रेवरी, बहादुरी, जो भी आर्मी लड़ते थे। अब हम इकोनॉमी के बारे में देखेंगे कि संगम एज में इकोनॉमी का क्या भूमिका था। तो एग्रीकल्चर उस समय चीप ऑक्यूपेशन था, मतलब सबसे प्रायोरिटी और एग्रीकल्चर से ही इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता था। जैसे कि पहला एग्रीकल्चर राइस का ही होता था, जो कॉमन क्रॉप था, सभी लोग संगम एज में उगाया करते थे राइस को। और ये हैंडीक्राफ्ट भी उस समय फेमस था दोस्तों, जैसे कि वेविंग हो गया, मेटल वर्क हो गया, कारपेंट्री हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया, फिर मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स हो गया, फिर यूजिंग बीड्स, स्टोन्स और आइवरी ऑर्नामेंट्स बनाया जाता था। और देखेंगे कि उस समय ग्रेट डिमांड हुआ करता था इस सब का, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड पे, और ये पीक था संगम पीरियड के दौरान। और उस समय हाई एक्सपर्टीज अटेंड करते थे स्पाइनिंग और वेबिंग ऑफ कॉटन को और सिल्क क्लॉथ को, और ये ग्रेट डिमांड में हुआ करते थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली कॉटन क्लॉथ जो वुवेन यूरेयर में, जो कि कॉटन क्लॉथ वुवेन होते थे। और जो पोर्ट सिटी ऑफ पुहार जो थे वो इम्पोर्टेंट प्लेस था फॉरेन ट्रेड के लिए, और ये बिग शिप्स वहां पर एंट्री हुआ करता था बिग शिप्स का, और कंटेनिंग प्रीशियस गुड्स, बाहर से कुछ सामान आता था और इधर से कुछ सप्लाई होता था, जो भी संगम एज के दौरान साउथ में बनता था। और ये अदर पोर्ट्स भी जो थे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जैसे कि टोंडी हो गया, मुसिरी हो गया, कोरकाय हो गया, और ये आरिकमेडू हो गया,
और ये मरकनम हो गया, तो अदर पोर्ट्स थे। अब देखेंगे कि एंड हुआ कैसे संगम एज का, कि आप देखेंगे कि संगम पीरियड जो था वो स्लोली विटनेस किया डिक्लाइन टुवर्ड द एंड ऑफ 3rd सेंचुरी। जब 3rd सेंचुरी का एंडिंग होने लगा तो संगम एज का भी एंडिंग होने लगा था। कालाभराज जो ट्राइब हुआ करते थे वो तमिल कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। तो पोस्ट संगम पीरियड जो कि 300 से 600 एडी था, और उस ए पीरियड को कहा गया एंट्री गनम और डार्क एज। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ